हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल को चालू कर रखा था, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को स्टार्ट कर रखा था। हमने 7 प्रिंसिपल पार्ट 2 में कर लिए थे और इम्पोर्टेंस एंड फीचर हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। आज इस पार्ट 3 में हम 8 से लेकर 14 तक के सारे प्रिंसिपल कवर कर लेंगे और हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को फुल फ्लेज में पूरा कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स 8 से लेकर 14 तक। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट करे, जल्दी से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चलते हैं। तो हम जानते हैं कि हेनरी फेयोल ने पिछले वीडियो में हम देख के आ चुके हैं, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हेनरी फेयोल कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक में ये प्रिंसिपल दिए। आज इस पार्ट 3 में हम 8 से लेकर 14 पूरा पढ़ लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको ये पूरी तरीके से समझ में आने पाए। ठीक है। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये वर्ड्स बहुत भारी भारी लगते हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल क्रिस्प कर देता हूँ आपके लिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन द हैंड ऑफ लोअर लेवल। ठीक है। इसका मतलब होता है कि टॉप लेवल के हाथों में सारी पावर्स है और इसका मतलब होता है कि लोअर लेवल के हाथ में सारी पावर्स हैं। अधिकतर ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोअर लेवल्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी गई होती है। ठीक है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं वही सारी चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन उनको पावर्स को ट्रांसफ़र कर देना होता है नीचे, जिससे जो नीचे लेवल के मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या कर पाए, मैनेजमेंट को देख पाए। किसी भी छोटी कंपनी में ना, अब आप एग्जांपल ले लो, किसी भी छोटी कंपनी में ओनर ही सब कुछ काम करता है। कोई भी छोटी कंपनी में ओनर ही सारे काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी हो जाती है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तब वो अपनी अथॉरिटी है ना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देता है। अब उसके जो नीचे काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट है, वो भी डिसीजन मेक कर सकता है। अब उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फेयोल यहाँ पे बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल के पास हो। एक क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। ठीक है। मोटिवेटेड रहेंगे सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा कर लिया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 9th है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन से आप ये याद रख लो, इस चेन वर्ड से आप याद रख लो, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन लेवल्स। यानी कि क्या होगा, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अपने स्कूल्स में देख लो, स्कूल्स में सबसे पहले प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। मान लो फिर वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर होते हैं हमारे वगैरह होते हैं, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर क्लास टीचर्स होते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल तो सीधा आपको आके बात नहीं करेगा, प्रिंसिपल मैसेज वाइस प्रिंसिपल के पास पहुंचाएगा, वाइस प्रिंसिपल एचओडी के पास मैसेज पहुंचाएगा, और एचओडी क्लास टीचर को मैसेज पहुंचाएगा, और क्लास टीचर स्टूडेंट को मैसेज पहुंचाएगा। और अगर आपको भी कुछ बात करनी है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्लास टीचर के पास जाएगा, उसके बाद क्लास टीचर एचओडी के पास जाएगा, फिर वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगा, और फिर प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचेगी। यहाँ पे देखो, एक चेन ऑफ कमांड है, यानी कि प्रिंसिपल पहले वाइस को बताएगा, वाइस एचओडी को बताएगा, एचओडी क्लास टीचर को, क्लास टीचर स्टूडेंट को। चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जिससे क्या होता है, एक स्मूथ कम्युनिकेशन फ्लो होता है। लेकिन एक हमेशा इसमें याद रखना, इमरजेंसी के केस में एक गैंग प्लैंक नाम की सिचुएशन होती है, जहाँ पे आप सीधा वाइस प्रेसिडेंट से बात कर सकते हो,
आप सीधा एचओडी से बात कर सकते हो, आप सीधा प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, लेकिन कौन सी कंडीशन में? सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में। ठीक है, क्यों होता है ये चीज़? जिससे हम डिले को है ना हटा सके। जैसे मान लो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, तो आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? एक शॉर्टकट लोगे, और उस शॉर्टकट का नाम क्या है? गैंग प्लैंक। इस शॉर्टकट को आप पूरी तरीके से याद कर लो। 10th प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ों के लिए एक सही जगह होनी चाहिए। मान लो अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे रॉ मटेरियल की कोई सही जगह ही नहीं है ना। मान लो सीजर्स आपको चाहिए, सीजर्स यहाँ रखी है, फिर अगले दिन आते हो तो यहाँ रखी है, तो वो आप काम नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अभी स्टूडेंट हो, है ना, आप मान लो अभी स्टूडेंट हो, और अभी आप स्टूडेंट ही हो। मान लो आपका रोजीना क्लास चेंज करा जाए, आपकी रोजीना क्लास चेंज करी जाए, आपको बोले कि नहीं आज आपको इस रूम में बैठना है, कल बोले नहीं इस रूम में बैठना है, परसों इस रूम में बैठना है, फिर इस रूम में बैठना है, तो आपकी क्या प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि जिस क्लास में हम बैठते हैं उस क्लास में हमको ना एक तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, सही तरीके से सब कुछ चीज़ मिल रही होती है। लेकिन अगर हम वही चीज़ शिफ्ट करते जाएंगे बार बार, किसी चीज़ की कोई ढंग की जगह ही नहीं होगी, तो क्या होगा? ऑर्डर बिखरेगा, ऑर्डर गलत हो जाएगा। तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ों की एक जगह होनी चाहिए। आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल कहाँ बैठता है। मान लो अगर प्रिंसिपल रोजीना अपनी जगह चेंज करे तो आप कैसे पहुँच पाओगे प्रिंसिपल के ऑफिस में? अगर आपको पता चल रहा है कि आपका क्लास टीचर रोजीना चेंज हो रहा है, तो आप कैसे है ना उस सब्जेक्ट को समझ पाओगे? तो ये प्रिंसिपल के द्वारा फेयोल यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ों के लिए ना प्लेस होनी चाहिए, चाहे से वो लोगों के लिए हो, चाहे से वो मटेरियल के लिए हो। जैसे अपने स्कूल में क्या होता है, आप स्कूल में जाते हो तो हर एक पीपल के लिए कौन सी जगह होती है? स्टाफ रूम होता है। हर एक क्लास टीचर के लिए क्या होता है? स्टाफ रूम होता है। और जैसे पेन हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है ना, और कोई सी भी इक्विपमेंट हो गई जो आपको क्लास के अंदर चाहिए पढ़ाने के लिए टीचर्स को, उसकी भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जिससे क्या होता है? कन्फ्यूजन नहीं होता। नहीं तो क्लास टीचर क्लास में आकर हमेशा बोले कि अरे यार डस्टर किधर है, चौक किधर है, या फिर मार्कर किधर है। ठीक है, स्मूथनेस है। जैसे ही क्लास टीचर क्लास में आएगा तो क्या होगा? ढंग से अच्छी तरीके से वो फ्लो में पढ़ा पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसको पता है कि कहाँ पे रखी हुई है। उसको पता है कि जो मार्कर है वो बेंच के नीचे है, डस्टर है जो ब्लैक बोर्ड पे चिपका हुआ है। ठीक है, तो स्मूथनेस रहेगी, और उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको जो टीचर है वो ढंग से समझा पाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर में इतना ही है, आप इसको पढ़ लो। 11th प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसमें फेयोल ये बोल रहा है कि हर एक एम्प्लॉयज़ को और हर एक वर्कर को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको आप फेयर ट्रीटमेंट दो। मीन्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, चाहे से वो पैसों में हो, चाहे से वो सोशल हो। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स। इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए फेयोल ने ये प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी जस्टिस सबके साथ होना चाहिए और काइंडनेस पे आप थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। 12th आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल्स। यहाँ पे पर्सोनल्स कौन है? एम्प्लॉयज़। यहाँ पे पर्सोनल्स कौन है? एम्प्लॉयज़। यानी कि जब आप किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं तो उसको फटाफट चेंज मत करिए। यानी कि हर एक 2-2 महीने में इस एम्प्लॉय को लाया, इसको हटा दिया, इसको लेकर आए, इसको हटा दिया। ठीक है, आप अपनी वर्कफोर्स स्टेबल रखिए। स्टेबल वर्कफोर्स होगी तो जो वर्कर्स होंगे उनको एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस आएगा तो क्या होगा? बेटर रिजल्ट्स आएंगे ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई एक कंपनी लोगों को जल्दी जल्दी फायर करती है तो क्या होता है? वर्क डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? वर्क डिस्टर्ब होता है। और
जब आप लोगों को बार बार फायर कर रहे हो, बार बार लेकर आ रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि आपको वर्कर्स को एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा, जिससे क्या हो, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर ज़्यादा ना बढ़े, है ना। कोई एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहा है फिर जा रहा है, फिर कोई एम्प्लॉय आ रहा है फिर जा रहा है, फिर कोई आ रहा है फिर कोई जा रहा है, तो उन तीनों लोगों पे जो हमने ट्रेनिंग पे खर्चा किया वो हमारा वेस्ट हो गया। सोचो, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं मिला। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स होना चाहिए, यानी कि मिनिमम उनका टेन्योर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक इमरजेंसी है, उसकी बात अलग है, ठीक है। 13th प्रिंसिपल ये बोलता है, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ कोई भी सजेशन दे, अगर एम्प्लॉयज़ कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो उसको आप एनकरेज करो, है ना। अगर एम्प्लॉयज़ कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो आप उसको क्या करो, एनकरेज करो और उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो सजेशन दे रहे हैं। आप अपने रिजिड रूल्स के हिसाब से ही मत चलो हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ कोई सजेशन दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि नहीं, इस प्रोसेस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पूरे प्रोसेस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए ईजी रहेगा, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको अलाउ करो, और अगर कोई भी इनिशिएटिव कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। और ये क्या होता है, इससे मोटिवेशन बढ़ती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, है ना। जो एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, एम्प्लॉय क्या रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। उसको काम करना अच्छा लगेगा क्योंकि लोग उसकी सुन रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, ठीक है। 14th प्रिंसिपल है एस्क्रिप्ट द कॉर्प्स, यानी कि आई को वी से रिप्लेस कर दो, आई को वी से रिप्लेस कर दो, यानी कि मैंने किया नहीं, आपने नहीं किया, हमने किया, हमने मिलके किया। टीम स्पिरिट को डेवलप करो, जिससे क्या हो, यूनिटी हो और हार्मनी हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बोले कि यार देख, ये काम तो मैंने किया, मेरी वजह से देख ये काम हुआ, नहीं, आप बोलो कि हमने ये काम किया। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, अगर मान लो पूरे मार्केटिंग के टीम ने मिलकर 10% सेल्स इंक्रीज को अचीव कर लिया, तो मार्केटिंग हेड ये ना बोले कि मैंने किया है, लेकिन मार्केटिंग हेड ये बोले कि हमने किया है, हमने मिलके किया है। क्योंकि जो फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सही करता है, तो यहाँ पे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे सही होगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल कवर कर चुके हैं, आज हमने 8 से लेकर 14 कवर कर लिया। मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन लेवल्स बिल्कुल तरीके से डिफाइंड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इमरजेंसी में उसको ब्रेक किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज़ की अच्छी जगह होनी चाहिए, इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, एक प्रॉपर टेन्योर होना चाहिए पर्सनल्स का, इनिशिएटिव यानी कि जो भी एम्प्लॉय सजेशन देते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और एस्क्रिप्ट द कॉर्प्स, इसका मतलब आई को वी से रिप्लेस कर दो, टीम स्पिरिट लेकर आओ जिससे यूनिटी और हार्मनी बढ़ने लग जाए, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक और बार देखें, है ना, 3 बार देखें, जिससे क्या हो, आपको ये पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ जाए। एमसीक्यू सीरीज़ अभी लाइव है, एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है लगातार, आप उसको भी अटेंड करें, उसको भी देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।